वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे प्लास्टिक पर। प्लास्टिक, अब ये प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई हैं, या कहो कि लगभग हर तरह की चीज़ प्लास्टिक के अंदर आजकल आ गई है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो देखिए, चाहे से हमारी बाल्टियाँ हों या छोटे छोटे बोतलें हों या हमारे टूथपेस्ट हो जिससे हम मंजन करते हैं, कोई भी चीज़ हो, और तरह तरह की दवाइयों की डिब्बियाँ हैं, रसोई में मसालों को रखने के लिए जो डिब्बे इस्तेमाल करते हैं वो हैं, चाहे टिफ़िन की हम बात करें, कुर्सियों की अगर हम बात करें, हर तरह की चीज़ जो है वो आजकल प्लास्टिक के अंदर अवेलेबल है, या हम ये कहें हमारे चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक जो है आखिर है क्या? प्लास्टिक एक संश्लेषित बहुलक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक पॉलीमर है, जिसका निर्माण छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं द्वारा मिलकर के और उच्च अणुभार वाली संरचना बनाने के कारण होता है। जब छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर के और उच्च अणुभार, अधिक अणुभार वाली संरचना बनाते हैं तो प्लास्टिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक
संश्लेषित बहुलक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और प्लास्टिक का निर्माण छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं के द्वारा आपस में मिलकर के उच्च अणुभार वाली हाई अणुभार वाली संरचना बनाने के कारण होता है। ठीक है, आगे समझ में। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक संश्लेषित बहुलक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है? छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं के द्वारा आपस में मिलकर के उच्च अणुभार वाली संरचना बनाने के कारण प्लास्टिक का निर्माण होता है। अब देखिए, प्लास्टिक जो है वो दो मुख्य प्रकार की होती है। प्लास्टिक के दो मुख्य प्रकार होते हैं। ये दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक 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 को हिंदी में हम सुनम्य या ताप सुघट्य के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी का नाम याद रखें, ज्यादा बेहतर है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक तो है थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसको हम ताप दृढ़ भी कह देते हैं, हिंदी में ताप दृढ़ प्लास्टिक कहेंगे। ठीक है। तो बात क्या कही हमने कि प्लास्टिक जो है, अगर प्लास्टिक का हम वर्गीकरण करें, प्लास्टिक के प्रकारों की बात करें, तो प्लास्टिक जो है दो भागों में बांटा जाता है। प्लास्टिक के दो मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ताप सुनम्य या ताप सुघट्य। और नंबर 2 है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको हिंदी में कहते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है। तो यानी प्लास्टिक के दो मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक और नंबर 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। एक जैसे नाम है दोनों, लेकिन एक में है खाली थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर? तो प्लास्टिक के दो प्रकार हो गए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम एक एक करके दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक की, यानी ताप सुनम्य या ताप सुघट्य प्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है, वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाती है और ठंडा करने पर कठोर हो जाती है, जिसे पिघलाकर बार बार अलग अलग आकृतियों में, अलग अलग शेप्स में ढाला जा सकता है, उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक या ताप सुनम्य। ताप सुनम्य यानी ताप मिलने पर जो नम्य हो जाए, नरम हो जाए। ताप सुघट्य प्लास्टिक। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है? थर्मोप्लास्टिक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाए और ठंडा करने पर कठोर हो जाए, और जिसको पिघला करके बार बार रिसाइकल करके अलग अलग आकृतियों में, अलग अलग शेप्स में ढाला जा सके, उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक है, ये क्या होती है? गलनीय होती है। थर्मोसेटिंग में थर्मो है। थर्मोप्लास्टिक जो है ये गलनीय होती है, यानी गल जाती है। हमने जैसे बताया ना, पिघल करके ये पिघल जाती है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है ये गलनीय होती है, यानी पिघल सकती है, घुलनशील होती है, घुलनशील भी होती है, और अधिक ऊष्मा सहन नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादा ऊष्मा हीट मिलते ही ये पिघल जाती है। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक जो होती है तन्य होती है, डक्टाइल होती है। थर्मोप्लास्टिक डक्टाइल होती है, तन्य होती है,
डक्टाइल ये तन्य का अर्थ हमने आपको बताया था जब हमने आपसे बात की थी किस चीज की, धातु अधाती की। तो हमने बताया था ना, तन्य या डक्टाइल का मतलब क्या होता है, बल लगाने पर, फोर्स लगाने पर तार खींचने की क्षमता। थर्मोप्लास्टिक तन्य होती है, डक्टाइल होती है, अर्थात फोर्स लगाने पर, बल लगाने पर इससे तार खींचे जा सकते हैं। कभी प्लास्टिक को गर्म करके खींच के देखा है, तार सा बन जाता है ना। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब तक हमने बताया थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक जो होती है गर्म करने पर नरम होती है और ठंडा करने पर कठोर हो जाती है, और इसको पिघला करके हम बार बार अलग अलग आकृतियों और शेप में इसको हम ढाल सकते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक गलनीय होती है, वो बात हम बता ही चुके हैं, पिघला सकते हैं हम उसको। घुलनशील होती है और अधिक ऊष्मा सहन नहीं कर सकती, ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकती। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक तन्य होती है, डक्टाइल होती है, यानी अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो इससे तार खींचे जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत 3 मुख्य प्रकार की प्लास्टिक आती है। थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत 3 मुख्य प्रकार की प्लास्टिक आती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पॉलीथीन। पॉलीथीन की थैलियां तो आपने खूब देखी होंगी। तो नंबर 3 है पॉलीथीन। पॉलीथीन जिसको बोलते हैं उसका पॉलीएथिलीन, इस तरह से स्पेलिंग होती है। इसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं, पीई, कैपिटल पी और कैपिटल ई, पॉलीथीन। पहली प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, उसका नाम है पॉलीथीन। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का दूसरा प्रकार है पीवीसी। पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ये पीवीसी जो प्लास्टिक होती है, इससे हम घरों में तरह तरह के जो रसोई में डिब्बे काम आते हैं, पानी की बोतलें काम आती हैं, पानी के पाइप जो बनते हैं, कंघा, खिलौने, बाथरूम में हम बाल्टियां वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, ये सब पीवीसी की बनी होती हैं। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तीसरी प्रकार की जो थर्मोप्लास्टिक है वो है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टेरीन, पॉलीस्टायरीन, इसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। पॉलीस्टायरीन हिंदी में बोलते हैं, पॉलीस्टेरीन इंग्लिश में बोलते हैं। पीई इसका सिंबल होता है। ये जो पॉलीस्टायरीन जो प्लास्टिक है, इसका मुख्य उपयोग हम क्या क्या करते हैं? देखिए, जो कई तरह के पत्तल दोने आपने देखे होंगे जो शादी ब्याह में इस्तेमाल होते हैं, घरों में इस्तेमाल होते हैं तरह तरह, उसके अंदर भी ये पॉलीस्टायरीन का प्रयोग होता है। इसी तरह से जो पैकिंग आती है हमारी, चाहे से वो मोबाइल की पैकिंग हो, चाहे टीवी की पैकिंग हो, या किसी भी चीज़ की पैकिंग हो, उसको टूट फूट से बचाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं थर्माकोल, थर्माकोल टाइप का एक वो होता है, वो भी क्या होता है? वो भी पॉलीस्टायरीन होता है। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फर्नीचर बनाते हैं हम, कई तरह तरह के फर्नीचर होते हैं, प्लास्टिक के कई तरह के फर्नीचर होते हैं, वो भी पॉलीस्टायरीन के ही बने हुए होते हैं। इसी प्रकार से टीवी की जो कैबिनेट होता है, यानी बाहर का जो ये खोल होता है, टीवी का हो चाहे कंप्यूटर का हो, ये बाहर की जो बॉडी होती है, ये भी पॉलीस्टायरीन नाम की जो प्लास्टिक है उससे बनाई जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत 3 प्रकार की प्लास्टिक आती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पॉलीथीन, नंबर 2 पीवीसी और नंबर 3 पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर, किस पर? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर, जिसको हम हिंदी में ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ताप दृढ़ जो प्लास्टिक है उसका मतलब क्या होता है? देखिए, वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम नहीं होती। थर्मो जो प्लास्टिक थी इससे पहले जिस पर हमने चर्चा की थी, वो क्या होती थी? गर्म करने पर नरम हो जाती थी और ठंडा करने पर कठोर हो जाती थी।
लेकिन थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो उसकी खासियत क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर नरम नहीं होती है बल्कि और अधिक कठोर हो जाती है। मतलब थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसको कठोर बनाने के लिए ठंडा करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जितनी वो उसको हम गर्म करेंगे उतनी ज्यादा वो कठोर हो जाती है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम नहीं होती है बल्कि और अधिक कठोर हो जाती है। ठीक है, जिसे पिघलाकर बार बार अलग अलग आकृतियों में ढालना संभव नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक में क्या बात थी? थर्मोप्लास्टिक के अंदर यह था कि थर्मोप्लास्टिक को पिघलाकर बार बार नई नई शेपों के अंदर नई नई आकृतियों में चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसको बार बार पिघलाया नहीं जा सकता, ना ही उससे बार बार नई नई तरह की चीजें बनाई जा सकती। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की दो मुख्य खास बात है। पहली खास बात तो यह है कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो गर्म करने पर नरम नहीं होती बल्कि और अधिक कठोर हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पिघलाकर बार बार अलग अलग आकृतियों में ढालना संभव नहीं होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसको हिंदी में हम बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो अगलनीय है। अभी अभी हमने बताया कि वो उसको पिघला नहीं सकते हम, अगलनीय है। थर्मोप्लास्टिक गलनीय है, उसको पिघलाया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो अगलनीय है, उसको पिघलाया नहीं जा सकता। और अघुलनशील है, वो घुलनशील भी नहीं है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या थी? वो घुलनशील थी, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? अगलनीय है और अघुलनशील है, यानी घुलती भी नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अत्यधिक ऊष्मा सहन कर सकती है। थर्मोप्लास्टिक में क्या बात थी? थर्मोप्लास्टिक अत्यधिक ऊष्मा सहन नहीं कर सकती, लेकिन थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो अत्यधिक ऊष्मा सहन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो तन्य नहीं होती, डक्टाइल नहीं होती। थर्मोप्लास्टिक में हमने क्या कहा था? थर्मोप्लास्टिक तन्य होती है, डक्टाइल होती है, यानी फोर्स लगाने पर, बल लगाने पर उससे तार खींचे जा सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तन्य नहीं होती, डक्टाइल नहीं होती, अर्थात उस पर बल लगाने पर इससे तार नहीं खींचे जा सकते। क्यों नहीं खींचे जा सकते? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है तन्य या डक्टाइल होने की बजाय भंगुर होती है, ब्रिटल होती है। भंगुर का मतलब तो आप जानते हैं ना, भंगुर का मतलब हमने धातुओं के गुणों के समय भी बताया था आपको। भंगुर का मतलब होता है किसी चीज, ऐसी चीज जिस पर अगर हम बल लगाएं या प्रहार करें तो वो बिखर जाए, फैले नहीं, बिखर जाए। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो भंगुर होती है, अर्थात प्रहार करने पर बिखर जाती है। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ताप दृढ़ जो प्लास्टिक है, इसका मतलब है वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम नहीं होती है बल्कि और अधिक कठोर हो जाती है। ठीक है, जिसे पिघलाकर बार बार अलग अलग आकृतियों में ढालना संभव नहीं होता है, उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगलनीय यानी पिघलती नहीं है, गलती नहीं है,
वह अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है, घुलती नहीं है, तथा अत्यधिक ऊष्मा सहन कर सकती है, काफी मात्रा में ऊष्मा सहन कर सकती है। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तन्य नहीं होती, डक्टाइल नहीं होती, अर्थात बल लगाने पर इससे तार नहीं खींचे जा सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से तार नहीं खींचे जा सकते। ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भंगुर होती है, ब्रिटल होती है, अर्थात प्रहार करने पर यह बिखर जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है इसके अंतर्गत मुख्यतया दो प्रकार की दो प्लास्टिक आती हैं। एक तो है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, और दूसरी है बेकेलाइट, बेकेलाइट। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत मुख्यतया दो प्रकार की प्लास्टिक आती हैं। एक तो है टेफ्लॉन और एक है बेकेलाइट। ठीक है। जहां तक टेफ्लॉन का प्रश्न है, टेफ्लॉन जो है प्लास्टिक, जो है टेफ्लॉन प्लास्टिक, इसका आविष्कार 1938 में 1938 में ड्यू पॉइंट नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। यह ड्यू पॉइंट वही है जिसने कि नायलॉन का आविष्कार किया था। ठीक है। जिसने नायलॉन और आर्लॉन दोनों का आविष्कार किया था ड्यू पॉइंट ने। तो ड्यू पॉइंट ने टेफ्लॉन का भी आविष्कार किया था 1938 के अंदर। टेफ्लॉन क्या है? एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक है, और ये जो प्लास्टिक है टेफ्लॉन, ये ऊष्मा प्रतिरोधी, यानी हीट को रोकती है, गर्मी को रोकने वाली है। अम्ल प्रतिरोधी, यानी एसिड का इस पर असर नहीं होता है। अम्ल यानी एसिड, तेजाब। अम्ल प्रतिरोधी है, यानी एसिड का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मजबूत होती है, वह घर्षण रहित होती है। इसकी जो सतह होती है इस प्लास्टिक की बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है। इस पे घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, रगड़ नहीं लगती, बिल्कुल चिकनी होती है, प्लेन होती है। ठीक है। और इसी कारण से ये जो टेफ्लॉन नाम की जो प्लास्टिक है, इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कुछ खास कामों में किया जाता है। वो खास काम कौन से हैं? एक तो देखिए, आपने पानी के नल देखे होंगे। जब भी प्लम्बर या नल का काम करने वाला व्यक्ति आता है, मैकेनिक आता है, तो नल की जो फिटिंग करते हैं तो पानी लीकेज ना हो, इसलिए नल की जो टोंटी होती है या नल का जो पाइप होता है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की टेप लगाई जाती है। पहले यहाँ पर सूतली लगाई जाती थी, सूतली का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल इस जगह पर एक विशेष प्रकार की टेप लगाई जाती है ताकि पानी लीकेज ना हो नल में से, टूटी में से। और ये जो टेप बनी हुई होती है, ये कौन सी प्लास्टिक की बनी होती है? टेफ्लॉन की। कौन सी की? टेफ्लॉन की। और टेफ्लॉन क्या है? कौन सी कैटेगरी में आता है? टेफ्लॉन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम ना पड़ती हो, बल्कि और ज्यादा कठोर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, नलों के अलावा खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिकी बर्तन जो होते हैं, नॉन स्टिकी बर्तन का मतलब होता है ऐसे बर्तन जिनमें खाना चिपकता नहीं है। अगर उसमें हम घी भी ना डालें, उसके बावजूद भी, चिकनाई ना डालने के बावजूद भी खाना पकाते समय चिपकता नहीं है उनके ऊपर। तो खाना पकाने के जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, उसको बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं। टेफ्लॉन नाम की जो प्लास्टिक होती है, इसकी कोटिंग कर देते हैं। जैसे खाना पकाने का मान लीजिए ये कोई बर्तन है, तो इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक ये कोटिंग दिख रही है ना, बिल्कुल चिकनी कोटिंग है ये, काले रंग की। तो ये जो कोटिंग है खाना पकाने के जो बर्तन है, इनको नॉन स्टिकी बनाने के लिए, न चिपकने वाला बनाने के लिए, इन बर्तनों के ऊपर टेफ्लॉन नामक जो प्लास्टिक है उसकी परत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से
वाटरप्रूफ बनाने के लिए, किसी भी चीज को वाटरप्रूफ बनाने के लिए भी टेफ्लॉन नाम की जो प्लास्टिक है उसकी कोटिंग की जाती है, यानी उसकी परत चढ़ाई जाती है चीजों के ऊपर। ठीक है, तो टेफ्लॉन जो प्लास्टिक है, जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी जो गर्म करने पर और ज्यादा कठोर हो जाती है, नरम नहीं पड़ती है। ये जो टेफ्लॉन प्लास्टिक है, इसके 3 मुख्य उपयोग हमने आपको बताए। पहला मुख्य उपयोग है कि प्लम्बरिंग जो होती है, जिसमें नल ठीक करने वाले नल जो होते हैं, नलों की पानी के जो नल होते हैं उनकी जो टेप होती है उसको बनाने में टेफ्लॉन नाम की प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इसी तरह खाना पकाने के लिए जो नॉन स्टिकी, न चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए उनके ऊपर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से वाटरप्रूफ किसी भी चीज को बनाना हो तब भी टेफ्लॉन नाम की जो प्लास्टिक होती है उसकी कोटिंग उस पर की जाती है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई टेफ्लॉन की। अब हम बात करते हैं बेकेलाइट की। बेकेलाइट जो है ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हमने बताया था आपको कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत मुख्यतः 2 तरह के प्लास्टिक आती हैं, एक टेफ्लॉन और एक बेकेलाइट। टेफ्लॉन की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं बेकेलाइट की। बेकेलाइट जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का जो उपयोग है वो मुख्यतः बिजली के स्विच बनाने में, बिजली के आपने स्विच देखे होंगे, प्लग स्विच जो होते हैं जो काफ़ी कठोर होते हैं, ये बिजली के जो स्विच होते हैं, वो बिजली का जो सामान होता है वो अक्सर बेकेलाइट नाम की प्लास्टिक का बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो बर्तन होते हैं, खाना पकाने के बर्तन हो जिनमें गर्म सामान रखता हो या कोई मग हो, ठीक है, ये जो खाना पकाने के बर्तन है जिसमें हम कढ़ाई मान लीजिए, कोई सा ही मान लीजिए, जैसे इस चित्र में हमें ये दिख रहा है, ये जो हैंडल है इनका, जैसे ऊपर वाले चित्र में भी देखिए नॉन स्टिक बर्तन में भी ये हैंडल है। तो खाना पकाने के जो बर्तन है, बर्तनों के जो हत्थे हैं, वो हत्थे बेकेलाइट प्लास्टिक के होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं? कि ये गर्म करने पर पिघलते नहीं है। अगर थर्मोप्लास्टिक के होते तो पिघल जाते, खराब हो जाते, लेकिन ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, यानी बेकेलाइट क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और बेकेलाइट किससे क्या करते हैं? जो बर्तनों के जो हत्थे होते हैं ना, हैंडल, वो जो बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसके अलावा गाड़ियों की बैटरियां, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, गाड़ियों की बैटरी का जो बाहर का खोल होता है वो भी बेकेलाइट प्लास्टिक का होता है। इसी तरह से टेलीफोन के जो उपकरण हैं, नए और पुराने जो हैं टेलीफोन के जो उपकरण हैं, इसमें भी बेकेलाइट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर? कुल मिला के बेकेलाइट जो प्लास्टिक है उसके मुख्यतः 4 मुख्य प्रयोग किए जाते हैं। पहला प्रयोग तो ये किया जाता है कि बेकेलाइट प्लास्टिक से बिजली के स्विच, प्लग, बिजली के कई तरह के सामान बनाए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा उपयोग है कि बेकेलाइट प्लास्टिक से बर्तनों के जो हत्थे होते हैं वो बनाए जाते हैं, खासतौर पर पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उन्हों के हत्थे। ठीक है, ताकि गर्म ना लगे और वो पिघले भी ना। ठीक है, तीसरा उपयोग है कि जो गाड़ियों की बैटरी होती है उनका जो बाहर का जो खोल होता है काला काला, वो जो खोल होता है वो भी बेकेलाइट प्लास्टिक का बना होता है। टेलीफोन आदि के जो उपकरण होते हैं, तरह तरह के जो उपकरण हम आजकल देखते हैं, ये उपकरण भी बेकेलाइट प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत 2 मुख्य प्लास्टिक आती हैं, एक टेफ्लॉन और दूसरी आती है बेकेलाइट। दोनों प्लास्टिक्स के हमने आपको अलग अलग अर्थ बता दिए हैं, अलग अलग उनका उपयोग बता दिया है। ठीक है, अब चर्चा को हम बढ़ाते हैं आगे। प्लास्टिक के प्रकारों यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन दोनों पर चर्चा के बाद में अब हम बात करेंगे प्लास्टिक के गुणधर्मों पर, प्लास्टिक के प्रमुख गुणधर्मों पर, प्रॉपर्टीज पर। गुणधर्म या गुणों को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्लास्टिक के प्रमुख गुणधर्म क्या है? देखिए, थोड़ी देर पहले पाठ की शुरुआत में भी हमने आपको बताया था कि हमारे चारों ओर आजकल इतनी ज्यादा चीजें प्लास्टिक की बनी हुई होगी, चारों ओर प्लास्टिक है, तो आखिर कोई तो कारण होगा कि हम प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो वो कौन से कारण है, वो कौन से गुण है प्लास्टिक के अंदर जिनकी वजह से हम प्लास्टिक का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादातर वस्तुएं प्लास्टिक की बन रही हैं?
अगर हम बात करें प्लास्टिक के गुणधर्मों की, प्रमुख गुणों की, प्रमुख प्रॉपर्टीज की, तो प्लास्टिक की प्रमुख प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, प्लास्टिक विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का और ऊष्मा का यानी हीट का, गर्मी का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। प्लास्टिक के अंदर करंट नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। प्लास्टिक की जो चीजें हैं उसके अंदर कोई चीज रखी हुई हो, गर्म चीज रखी हुई हो, बाहर से हम उसको पकड़ें तो वो हमें गर्म महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर। ठीक है, तो प्लास्टिक विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का और ऊष्मा यानी हीट का कुचालक होता है यानी बैड कंडक्टर होता है। इस वजह से प्लास्टिक का कई जगह पे उपयोग होता है। जैसे बिजली के जो तार बनाए जाते हैं उनमें करंट ना आए, हमारे हाथ टच होने पे करंट ना लगे हमें, इसलिए बिजली के जो तार हैं उनके ऊपर हम प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं यानी प्लास्टिक की परत चढ़ा देते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि प्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, इसी तरह कई तरह की गर्म चीजें जब हम रखते हैं तो उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक के बाउल्स का, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें हमें गर्म कम लगता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है ऊष्मा का यानी हीट का कुचालक होता है यानी बैड कंडक्टर होता है। क्लियर? तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, प्लास्टिक जो है वजन में हल्का होता है। प्लास्टिक वजन में हल्का होता है, काफी हल्का होता है। एक तो हम धातु की प्लेट की बात करें या धातु की कुर्सी की बात करें, लोहे की कुर्सी लें और एक प्लास्टिक की कुर्सी लें तो निश्चित तौर पे हम महसूस करेंगे कि प्लास्टिक वजन में बहुत हल्का है। तो हल्का होने के कारण भी प्लास्टिक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। कौन इतना वजन लेकर के चले? प्लास्टिक हल्का सा होता है तो उसको आसानी से लेके चलते हैं। हल्का होने के साथ साथ उसको बार बार कई रूपों में ढाला जा सकता है, किसी भी रूप में आप ढाल सकते हैं आसानी से, इसलिए भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरी बात, प्लास्टिक जो होता है वो अक्रियाशील है, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं होता। यानी प्लास्टिक जो है किसी भी चीज से, खास तौर पे वो अम्लों से भी क्रिया नहीं करता, ना किसी और चीज से क्रिया करता है, लगभग निष्क्रिय है, अक्रियाशील है, रिएक्शन नहीं होती। अब प्लास्टिक क्योंकि किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं, अचार रखने के हों, चाहे किसी भी तरह की चीज, दवाइयां बना रखने की हों, तरह तरह की जो चीजें होती हैं, जो चाहे तेजाब भी हो, एसिड वाली जो भी चीजें होती हैं, वो जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जो कि रिएक्टिव हो सकती हैं, उन सबको संग्रहित करने के लिए हम प्लास्टिक के तरह तरह की बोतलों का, डिब्बों का, इनका इस्तेमाल करते हैं। अक्रियाशील होने के कारण ही प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा, चौथी बात, प्लास्टिक जो है धातुओं की अपेक्षा, मेटल्स की अपेक्षा काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप जानते हैं दैनिक जीवन में कि अगर आप एक मान लीजिए स्टील का गिलास लेने जाएं और उसी साइज का प्लास्टिक का गिलास लेना चाहें तो कौन सा गिलास महंगा होगा? निश्चित तौर पे स्टील का गिलास महंगा होगा, प्लास्टिक का गिलास सस्ता होगा, प्लास्टिक की प्लेट सस्ती आती है। ठीक है, इसका मतलब प्लास्टिक का जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ रहा है उसके 4 प्रमुख कारण हैं, या प्लास्टिक के 4 महत्वपूर्ण गुण हैं जिनके कारण कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन में बढ़ रहा है। ये 4 प्रमुख कारण कौन कौन से बताए हमने? नंबर 1, प्लास्टिक विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी एवं ऊष्मा यानी हीट का कुचालक यानी बैड कंडक्टर होता है। नंबर 2, प्लास्टिक वजन में हल्का होता है, काफी लाइट होता है। नंबर 3, प्लास्टिक अक्रियाशील होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, क्रिया नहीं करता किसी भी चीज से। नंबर 4, प्लास्टिक धातुओं की तुलना में काफी सस्ता होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। तो ये 4 प्रमुख गुण हैं प्लास्टिक के जिनकी वजह से हमारे आसपास, हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है।
अच्छा, ये बात तो हमने कर ली कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग है क्या? अब हम बात करेंगे प्लास्टिक के मुख्य प्रमुख अनुप्रयोगों पर, यानी यूजेज पर, उपयोगों पर। अनुप्रयोग को अंग्रेजी में बोलते हैं यूजेज। उपयोग यानी प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या काम आता है। काम तो बहुत सारे आता है, लेकिन क्या क्या आता है उनमें से कुछ कामों को, काम तो बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ कामों को हम आपको गिना रहे हैं। कौन कौन से काम आता है प्लास्टिक आजकल। नंबर 1, विद्युत के तारों को विद्युत रोधी यानी इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट बनाने के लिए, करंट ना लगे बनाने के लिए, इसके लिए विद्युत रोधी बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के जो तार होते हैं, विद्युत के जो तार होते हैं, उनसे करंट ना लगे यानी वो विद्युत रोधी बन जाएं, इसके लिए उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो पहला जो प्लास्टिक का उपयोग है वो क्या है? वो है विद्युत के तारों को विद्युत रोधी बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण या परत या कोटिंग की जाती है, चढ़ाया जाता है। ठीक है। नंबर 2, खाना पकाने के बर्तनों एवं विभिन्न विद्युत उपकरणों के हत्थे बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। वो भी कौन सी प्लास्टिक का? बेकेलाइट प्लास्टिक का। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी बेकेलाइट प्लास्टिक की। तब हमने आपको बताया था कि खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं और तरह तरह के जो इलेक्ट्रिसिटी वाले उपकरण होते हैं, चाहे प्रेस हो चाहे कोई सा भी हो, बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं, उनके जो हत्थे बनाए जाते हैं जिनमें करंट की संभावना होती है या गर्मी की संभावना ज़्यादा होती है, तो गर्म लगने की संभावना ज़्यादा होती है, उन हत्थों को बनाने में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? बेकेलाइट प्लास्टिक का। अब बेकेलाइट प्लास्टिक का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि बेकेलाइट प्लास्टिक जो है वो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि यदि हम बेकेलाइट को गर्म करें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है ऐसी प्लास्टिक जो कि गर्म करने पर नरम नहीं होती बल्कि और ज्यादा कठोर हो जाती है, पिघलती नहीं है। ठीक है, तो खाना पकाने के बर्तनों और तरह तरह के जो विद्युत के उपकरण होते हैं, बिजली के उपकरण होते हैं, उनके हत्थे बनाने में, हैंडल बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और कौन सी प्लास्टिक का किया जाता है? बेकेलाइट प्लास्टिक का किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, घर, दुकानों व प्रयोगशालाओं में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के रसायन रखने के लिए, केमिकल्स रखने के लिए, अचार रखने के लिए, मसाले रखने के लिए, तेल यानी ऑयल रखने के लिए, तेजाब यानी एसिड रखने के लिए के संग्रह के पात्र या डिब्बे बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण गुण है कि प्लास्टिक जो है अक्रियाशील है, नॉन रिएक्टिव है। और यही कारण है कि घर, दुकानों व प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के रसायन, अचार, मसाले, तेल, तेजाब आदि के संग्रहण के जो पात्र हैं या डिब्बे हैं, उसको बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नंबर 4, कृषि के, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सिंचाई में जो काम आते हैं, इरिगेशन में, सिंचाई यानी इरिगेशन में जो पाइप काम में आते हैं पानी के सिंचाई करने के लिए, वो जो पानी के पाइप बनाए जाते हैं वो भी आजकल किसके बनते हैं? प्लास्टिक के बनते हैं। और प्लास्टिक कौन सी बनते हैं? पीवीसी के बनते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्लास्टिक का क्या उपयोग हो रहा है कि इरिगेशन के लिए, सिंचाई में जो काम आने वाले पाइप हैं पानी के, वो बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग होता है। वो भी कौन सी प्लास्टिक का होता है? पीवीसी प्लास्टिक का। ठीक है, समझ आ रही है? प्लास्टिक के बहुत सारे उपयोग हैं, उनमें से हम कुछ उपयोग आपको बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो बिजली के जो तार हैं, विद्युत के जो तारों को विद्युत रोधी बनाने के लिए किया जाता है, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि खाना पकाने के जो बर्तन हैं या विभिन्न तरह तरह के जो विद्युत के उपकरण हैं,
उनके हत्थे बनाने में, उनके हैंडल बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और वो भी कौन सी प्लास्टिक का? बेकेलाइट प्लास्टिक का। ठीक है, और बेकेलाइट कौन सी प्लास्टिक है? वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया कि क्योंकि प्लास्टिक का एक गुण है कि प्लास्टिक अक्रियाशील होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता है, ना पानी से करता है, ना एसिड से करता है, ठीक है, और ना हवा से करता है। ऐसी स्थिति में घर, दुकानों और लेबोरेटरीज, प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती हैं, चाहे वो रसायन हो, अचार हो, मसाले हो, तेल हो, तेजाब हो, इनके संग्रहण के जो पात्र हैं या डिब्बे हैं, उनको बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगर हम कृषि के क्षेत्र की बात करें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात करें, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इरिगेशन के काम आने वाली, यानी सिंचाई में काम आने वाली, यानी फसल को पानी पिलाने के लिए काम आने वाले जो पानी के पाइप होते हैं, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं? पीवीसी प्लास्टिक के। कौन सी प्लास्टिक के? पीवीसी प्लास्टिक के। इसके अलावा नंबर 5, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में दवाइयों के जो रैपर होते हैं, जिनमें की दवाइयां पैक होती हैं, गोली, कैप्सूल, ये पैक होते हैं ना, तो दवाइयों के रैपर व बोतलें, सिरिंज जो इंजेक्शन होता है ना, जिसमें दवा भरते हैं, सिरिंज, दस्ताने, हाथों में पहनने के जो दस्ताने होते हैं, ग्लव्स, और ऑपरेशन में प्रयुक्त धागे, ऑपरेशन के अंदर जो कटे हुए भाग को सिलने के लिए जो धागे इस्तेमाल होते हैं वो, और अनेक उपकरण बनाने के लिए, तरह तरह के उपकरण बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक का भी काफी उपयोग है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या क्या उपयोग है? दवाइयों के रैपर व बोतलें, सिरिंज, दस्ताने, ऑपरेशन में प्रयुक्त धागे एवं अनेक उपकरण बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 6, माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन आपने देखा होगा, और नहीं भी देखा तो हम आपको जानकारी दे दें। तो माइक्रोवेव ओवन जो है, ये खाने पीने की चीज़ों को गर्म करने के काम में आता है। और इसके अंदर क्या होता है कि बिजली से ये चलता है, और इसके अंदर किसी भी चीज़ को हम रखते हैं, और रखने के बाद में जो माइक्रोवेव्स होती हैं, यानी बहुत सूक्ष्म जो तरंगें होती हैं जो बिजली के कारण पैदा होती हैं, उन तरंगों के कारण खाद्य सामग्री जो होती है, खाने की जो सामग्री होती है, वो गर्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है? इसमें खास बात ये होती है कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है, उसके अंदर जब हम खाद्य सामग्री को, खाने पीने की चीज़ों को गर्म करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें जो धातु वाले, मेटल के जो बर्तन होते हैं, उनका प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, और ना ही कभी करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उससे ब्लास्ट हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, करंट आ सकता है। ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन में जब भी हम खाद्य सामग्री को गर्म करते हैं, तो उसके लिए विशेष प्रकार के बर्तनों की आवश्यकता होती है, और वो विशेष प्रकार के जो बर्तन बनते हैं, वो किसके बनते हैं? प्लास्टिक के बनते हैं। ठीक है। यानी प्लास्टिक का उपयोग कहां पर होता है? माइक्रोवेव ओवन में खाद्य सामग्री को पकाने के लिए आवश्यक विशेष प्रकार के बर्तन बनाने के लिए भी प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 7, खाना पकाने के बर्तनों को नॉन स्टिक की या ना चिपकना वाला बनाने के लिए, नॉन स्टिक या ना चिपकने वाला बनाने के लिए नॉन स्टिक की कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। खाना, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, जब हमने टेफ्लॉन की बात की थी। ठीक है। तो वही बात वापस से रिपीट कर रहे हैं हम। ठीक है, कि खाना पकाने के जो बर्तन हैं, उनको नॉन स्टिक यानी ना चिपकने वाले बनाने के लिए नॉन स्टिक कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का उपयोग होता है। ठीक है। तो नॉन स्टिक कोटिंग का अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि
खाना पकाने के बर्तनों को नॉन स्टिकी बनाने के लिए, नॉन स्टिक कोटिंग करने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग होता है? तो जवाब होगा टेफ्लॉन। अगर हमसे कोई ये पूछे कि टेफ्लॉन जो प्लास्टिक है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, क्या ये थर्मोप्लास्टिक है या फिर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? हमारा जवाब होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। अच्छा, 8वीं बात करें अगर हम, तो आग बुझाने वाले कर्मचारी जो होते हैं, जब भी कभी आग लग जाती है तो हम जानते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है आग बुझाने, अग्निशमन वाले लोग आते हैं। तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो कुछ खास प्रकार के होते हैं। उन कपड़ों में आग नहीं लगती है या बहुत मुश्किल से लगती है, बहुत कम आग पकड़ते हैं वो। तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके कपड़ों को आग से बचाने के लिए उनके कपड़ों पर एक खास अग्निरोधक, यानी अग्नि से बचाने वाले, आग से बचाने वाले अग्निरोधक कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार की परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, और उसके लिए कौन सी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? वो है मेलेमाइन। मेलेमाइन। अगर कोई हमसे पूछे कि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं, अग्निशमन वाले जो कर्मचारी होते हैं, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनके कपड़ों को आग से बचाने के लिए उनके कपड़ों पर अग्निरोधक जो कोटिंग की जाती है, वो अग्निरोधक कोटिंग किस प्लास्टिक के उपयोग से की जाती है, उसमें किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा जवाब होगा मेलेमाइन। ठीक है, क्लियर? तो इन सब बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में, चाहे से वो क्षेत्र चिकित्सा का हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे हमारा दैनिक जीवन हो, चाहे खाने पकाने की बात हो, चाहे माइक्रोवेव की बात हो, चाहे आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों की बात हो, सभी जगह 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 प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है प्लास्टिक के गुणों के कारण। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी प्लास्टिक के उपयोगों पर। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक व पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट पर, यानी प्लास्टिक के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्लास्टिक लाभदायक है पर्यावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, या नुकसानदायक है? तो यदि हम बात करें प्लास्टिक की पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की, एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव की, इफेक्ट की, तो हम आपको बता दें कि दैनिक जीवन में जिस तरह से, जिस गति से, जिस तेज गति से हमारे जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है, उससे पर्यावरण प्रदूषण की एक जबरदस्त समस्या पैदा हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बेहद नुकसानदायक होता है, बेहद नुकसानदायक होता है। अब बेहद नुकसानदायक क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है ये जैव अनिम्नीकरणीय, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो DEGRADABLE, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अनिम्नीकरणीय होता है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है एक जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जैव अनिम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का मतलब आखिर होता क्या है?
जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवियों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवियों के द्वारा सरलता से अपघटित नहीं हो सकते, अपघटित नहीं हो सकते, छोटे छोटे भागों में टूट नहीं सकते। अपघटित का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में टूट जाना, बिखर जाना, नहीं हो पाते, उन्हें हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, देखिए यहां पर हम आपको एक जानकारी दे दें। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज, जैसे खाने पीने की कोई चीज है, मान लीजिए आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया और रोटी के टुकड़े को आपने कहीं पर डाल दिया, शाम को आपसे गलती से गिर गया। थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं कि तरह तरह के जो छोटी छोटी चींटियाँ हुई, तरह तरह के जो सूक्ष्म जीवी हैं वो उसके रोटी के आसपास आ जाते हैं। और 2-4 दिन के बाद में अगर हम रोटी के टुकड़े को ढूंढेंगे या किसी फल के टुकड़े को ढूंढेंगे तो हम देखते हैं कि वो जो टुकड़ा है हमें दिखाई नहीं देता। आखिर वो टुकड़ा कहाँ चला गया? तो यहाँ हम आपको बता दें कि प्रकृति के अंदर बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये प्रकृति के, ये नेचर के हम कह सकते हैं सफाई कर्मी हैं। कोई भी चीज गिरेगी तो वो उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में, इतने छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं उसको। ठीक है, तो जितने भी चीजें हैं, जो भी जैविक चीजें हैं, जो कि प्रकृति से प्राप्त हमारी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, जैव निम्नीकरणीय होती हैं, यानी सूक्ष्म जीवियों के द्वारा सरलता से अपघटित की जा सकती हैं, छोटे छोटे भागों में बांटी जा सकती हैं। इससे क्या होता है कि जो चीज थी जहां से हमें प्राप्त हुई, जमीन से प्राप्त हुई और जमीन में, मिट्टी में ही मिल गई, तो कोई समस्या पैदा नहीं हुई। लेकिन प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि ये जो सूक्ष्म जीवी हैं इनके द्वारा सरलता से, आसानी से अपघटित नहीं होता। बहुत सैकड़ों सालों के अंदर, इसका बहुत लंबा समय के अंदर अपघटित हो पाता है, होता ही नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्लास्टिक नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि ये खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यानी सूक्ष्म जीवियों के द्वारा, प्रकृति में जो सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं, उनके द्वारा प्लास्टिक सरलता से अपघटित नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता छोटे छोटे भागों में। ठीक है, तो जैव अनिम्नीकरणीय का मतलब क्या हुआ? जैव अनिम्नीकरणीय, देखिए जैव शब्द का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी। ठीक है, निम्नीकरणीय का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल यानी अपघटित होने वाला, ए लगा दिए यानी अपघटित नहीं होने वाला। ठीक है, तो जैव अनिम्नीकरण का मतलब हुआ वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवियों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सरलता से अपघटित नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। क्लियर? तो जैव अनिम्नीकरण का अर्थ समझ गए? ठीक है, कोई भी सामान्य कचरा होता है तो वो तो जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि सूक्ष्म जीवी उसको छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो कि जैव अनिम्नीकरणीय है, यानी सूक्ष्म जीवी प्लास्टिक को सरलता से अपघटित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते, मिट्टी में नहीं मिला सकते। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता है और प्लास्टिक का सबसे महत्वपूर्ण जो हानिकारक प्रभाव है वो यही है कि ये एक बार बनाए जाने के बाद में खत्म नहीं होता है। प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक बेहद महत्वपूर्ण कारण है, इसी वजह से, क्योंकि ये जैव
अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, पदार्थ है, सूक्ष्म जीवी इसको नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक बेहद महत्वपूर्ण कारण है। अगर हम इस प्लास्टिक को जला करके भी नष्ट करना चाहें, हम सोच सकते हैं ना कि भाई ऐसे खत्म नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको जला देते हैं। सूक्ष्म जीवी तो फेल हुए हैं, सूक्ष्म जीवी इसको विघटित नहीं कर सकते, अपघटित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम उसको जला देते हैं। लेकिन प्लास्टिक को जलाने में भी दो मुख्य समस्याएं हैं। अब ये दो मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? पहली बात तो यह है कि प्लास्टिक को अगर हम जलाना चाहें तो उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अत्यधिक ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी अगर इसको जलाना चाहेंगे तो हम। ठीक है, और अगर हमने वो ऊर्जा दे भी दी, प्लास्टिक को जलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहली समस्या तो ये है। और उस समस्या के मान लो हम सॉल्व कर भी दें और प्लास्टिक को जलाने के लिए हम बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर भी दें, तब भी एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। वो क्या है कि प्लास्टिक को जलाने पर बेहद जहरीली गैसें निकलती हैं। जलाने पर बेहद जहरीली गैसें निकलती हैं। निकलती हैं। ठीक है, यानी दो महत्वपूर्ण समस्या है। प्लास्टिक को अगर हम सूक्ष्म जीवी को मान लिया, सूक्ष्म जीवी उसको विघटित नहीं कर सकते, अपघटित नहीं कर सकते, हम सोचें कि प्लास्टिक को हम जला करके नष्ट कर देते हैं, तो प्लास्टिक को जलाने में भी दो मुख्य समस्याएं हैं। पहली महत्वपूर्ण समस्या तो यह है कि प्लास्टिक को जलाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर भी दें तो दूसरी समस्या आती है कि प्लास्टिक को जलाने पर बेहद जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसके कारण प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वर्तमान समय में बना हुआ है। सरकारें प्लास्टिक पे लगातार रोक लगा रही हैं। आपने देखा होगा प्लास्टिक की पॉलीथीन की जो थैलियां हैं उस पर कुछ समय पहले रोक लगाई गई थी, और आज भी प्लास्टिक की जो पॉलीथीन की जो थैलियां हैं उन पे रोक लगी हुई है। ठीक है, अब हमने ये देखा अब तक की चर्चा में कि प्लास्टिक उपयोगी बहुत है, उसमें गुण भी काफी हैं, और उपयोगी बहुत होने के कारण हमारे आसपास प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो गया है। और हमने ये भी देख लिया कि प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बेहद खतरनाक है, घातक है। घातक क्यों है? क्योंकि वो एक जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके द्वारा ये प्लास्टिक आसानी से अपघटित नहीं हो पाता, छोटे छोटे भागों में नहीं टूट पाता, एक बार बनने के बाद में प्लास्टिक नष्ट नहीं हो पाता। इस कारण प्लास्टिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए, उपयोगी भी है, खतरनाक भी है, तो आखिर किया क्या जाए? प्लास्टिक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हम किस तरह से करें, इसके लिए एक प्रमुख सिद्धांत दिया जा रहा है। वो है 4R, 4R सिद्धांत। 4R सिद्धांत 4R सिद्धांत प्लास्टिक के उपयोगों को देखते हुए, उसके दोषों को देखते हुए तैयार किया गया है। और 4R सिद्धांत का मतलब ये है प्लास्टिक का बुद्धिमत्ता से, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग हम कैसे करें, वो बताता है 4R। ठीक है, अब ये 4R सिद्धांत क्या है? 4R सिद्धांत क्या है? देखिए, 4R के अंदर 4 शब्द हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। तो ये 1, 2, 3 और 4, चारों शब्दों में आर आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं 4R सिद्धांत। ठीक है, पहला है रिड्यूस।
पहला शब्द कौन सा है? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। कम करना, कम करने का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग जहां तक हो सके कम करना चाहिए। अगर हमें दूसरी चीज अवेलेबल हो रही है तो हमें प्लास्टिक की चीज नहीं लेनी चाहिए। कम उपयोग करो, उसका उपयोग घटा दो। ठीक है, तो पहले आर का मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस यानी उपयोग को घटाओ। ठीक है, पहले मान लीजिए हम 10 चीजें इस्तेमाल करते थे प्लास्टिक की, अब उसमें से हम 8 करेंगे, 9 करेंगे, 7 करेंगे, यानी प्लास्टिक का उपयोग को घटाओ। दूसरे आर का मतलब है रीयूज। यूज का मतलब होता है उपयोग करना, री का मतलब होता है पुनः, पुनः उपयोग करना। यानी प्लास्टिक की चीज, कोई भी चीज हमने ली और प्लास्टिक की चीज को, जैसे कोई भी चीज ली, उसको बोतल को फेंक दिया उठा करके हमने, तो उससे क्या होगा? वेस्ट ज्यादा पैदा होगा, कचरा ज्यादा पैदा होगा। अगर हम उस बोतल को फेंकने की बजाय उसके अंदर कोई सामान रख लें, किसी कोई और काम में ले लें, उसको बार बार उपयोग ले लें, जैसे मान लीजिए कोई बोतल खाली हुई, कोई डब्बा खाली हुआ, उसके अंदर हमने मसाले रख लिए, कुछ और चीज रख ली घर की, तो उसको अन्य उपयोग कर लिया। उसका रीयूज का मतलब अन्य उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। तो क्या होगा? प्लास्टिक की आवश्यकता कम पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठीक है ना। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो है रीयूज, यानी पुनः उपयोग करना। ठीक है, तीसरा जो सिद्धांत है वो है रीसाइकल। साइकिल का मतलब होता है चक्रित, घुमाना। रीसाइकल यानी पुनः चक्रित करना। पुनः चक्रित का मतलब यह है कि जो प्लास्टिक उपयोग में आ चुकी है उसको पिघला करके बार बार नए नए रूपों में ढाल करके उसका उपयोग करना। ठीक है, नई प्लास्टिक मत बनाओ, जो पुरानी प्लास्टिक है उसको ही वापस से पिघला करके और उससे नए नए शेप्स में ढाल लो। थर्मोप्लास्टिक के टाइम में हमने बताया था, थर्मोप्लास्टिक का गुण क्या है कि वो थर्मोप्लास्टिक जो है वो बार बार पिघला करके उसको बार बार में नई नई शेप्स उसको दी जा सकती है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं दी जा सकती, इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से जो चीजें बनी हुई हैं वो पर्यावरण के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी हैं। इस समय कंप्यूटर के पार्ट्स हुए, ये काफी खतरनाक हो चुका है। ठीक है ना। और रिसाइकल करने के बाद में चौथा जो काम होता है वो है रिकवर, यानी वापस से नए रूप में प्लास्टिक को प्राप्त करना। ठीक है, तो पर्यावरण को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया है, उसका नाम है 4R सिद्धांत, 4R सिद्धांत, 4R मेथड प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये 4R सिद्धांत क्या है? नंबर 1 रिड्यूस, यानी प्लास्टिक का उपयोग कम करें। नंबर 2 रीयूज, यानी प्लास्टिक की चीजों का एक बार उपयोग नहीं करें, बार बार उपयोग करें। जैसे प्लास्टिक की बोतल खाली होती है किसी चीज से, उसका अन्य उपयोग हम ले लें। ठीक है। नंबर 3 रीसाइकल, पुरानी चीजों को पिघला करके पुनः चक्रित करके और उससे नई चीजें हमें बनानी चाहिए। चौथे में रिकवर में यही बात लिखी हुई है कि पुरानी चीजों को रिसाइकल करके पुनः चक्रित करके और रिकवर करना, पुनः प्राप्त करना, वापस से नए प्लास्टिक के या नई चीज, नई प्लास्टिक बनाने के बजाय उसी प्लास्टिक को पिघला करके नए रूप में पुनः प्राप्त कर लेना। तो यह है प्लास्टिक से होने वाली हानि से बचाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत 4R। क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। उपयोग कम करें, बार बार उपयोग करें, उसे रिसाइकल करें, पुनः चक्रित करें और पुनः प्राप्त करें। क्लियर? तो कुल मिला के बात यह है कि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन गुण होने के साथ साथ उसमें बहुत से दोष भी होते हैं। सबसे प्रमुख जो दोष है वो तो ये है कि प्लास्टिक जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, यानी प्लास्टिक एक बार बनाने के बाद में अपघटित नहीं किया जा सकता है। किनके द्वारा? प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवियों के द्वारा। यदि प्लास्टिक को हम जला करके भी नष्ट करना चाहें तब भी इसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं। 2 मुख्य समस्याएं तो हमने आपको बताई थी। पहली मुख्य समस्या तो ये थी कि इसको जलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और अगर हम
बहुत ज़्यादा एनर्जी दे भी दें जलाने के लिए, तब भी दूसरी समस्या पैदा होती है कि प्लास्टिक के जलने से बेहद खतरनाक, बेहद जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देती हैं। इसलिए प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम हैं, दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों को से बचने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया है। उसका नाम है 4R सिद्धांत, यानी रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें और रिकवर करें। इन सब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर, इन चारों शब्दों के अर्थ हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।